आज का जो अपना टॉपिक है, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हो, हम लोग आज देखने जा रहे हैं खिलजियों के बारे में। स्लेव डायनेस्टी के बाद दिल्ली सल्तनत में कोई आया तो खिलजी डायनेस्टी। खिलजियों का अगर टाइम पीरियड देखा जाए, खिलजी डायनेस्टी का टाइम पीरियड देखा जाए तो 1290 से 1320 के टाइम में के अप्रोक्स में वो सभी रूल किए थे। कौन कौन आया, क्या क्या हुआ, वो चलो हम लोग देखते हैं। तो इस वंश का जो फाउंडर है, संस्थापक है, एस्टेब्लिशर है, उसका नाम है जलालुद्दीन खिलजी, जो कि 1290 ईस्वी में इस वंश का एस्टेब्लिशमेंट करता है, दिल्ली सल्तनत पर रूल करना शुरू करता है। मात्र 6 सालों के लिए किया। काफी एजेड व्यक्ति था, 70 के एज में ये गद्दी पर बैठता है। लेकिन इसमें क्या था, एज के अनुसार ही काम किया भाई। शांत किस्म का व्यक्ति था। ये ज्यादा वैसा कुछ भी स्थिति नहीं चाहता था कि युद्ध करे, लड़ाई झगड़ा करे। आयरन एंड ब्लड के पॉलिसी पर ये नहीं चला। ये जलालुद्दीन खिलजी खुद बलवन के टाइम पीरियड में एक अच्छा सेना नायक रहा था, एक अच्छा बड़े लेवल का आर्मी ऑफिसर रहा था। इस कारण से इसे रूलिंग के बारे में पता था। बलवन के टाइम में रहा। बलवन क्या था आप सभी पिछले लेसन में देखे होंगे, अगर नहीं देखे हो तो इस क्लास के बाद उसे जरूर से देखिएगा। दूसरा हम लोग देखते हैं, तो ये जब गद्दी पर बैठा तो अपना ये राज्याभिषेक दिल्ली में ना करवा के किलोखरी में करवाता है। ये व्यक्ति बोला क्या कि भाई हमें जनता की इच्छा के अनुसार शासन करना चाहिए, हमें हमें टॉलरेंस पॉलिसी लेके चलना चाहिए, आक्रामक नीति लेकर नहीं चलना चाहिए। इसका कद क्या था, कद जान लो। इसका कद काफी था इस पूरे दिल्ली सल्तनत में। क्यों? क्योंकि ये जो था मंगोल आक्रमणकारियों से दिल्ली को एक बार बचा चुका था, तो इस वजह से इसका कद काफी रहा है इस दिल्ली सल्तनत में इस व्यक्ति का। दूसरा अगर हम लोग देखें तो जब ये मंगोल से दिल्ली को बचाया था, 4000 मंगोलियंस को दिल्ली में बसाया भी था, जो कि आज मंगोलपुरी में दिखते हैं। और वो जो मंगोलियंस है, अब वो भारत में आने के बाद इस्लाम धर्म अपना लिए थे। यहां पर देखते हैं, ये जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसके टाइम में एक व्यक्ति था, सॉरी जलालुद्दीन खिलजी जो था, इसके टाइम में एक व्यक्ति था अली गरसब। यही अली गरसब जो था कड़ा मानिकपुर जीता, और जीतने के बाद ये जलालुद्दीन खिलजी यानी अपने सुल्तान को बुलाता है। गया सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी इसके पास। यहां पर धोखे से अली गरसब, जो कि अलाउद्दीन खिलजी कहलाएगा, इस जलालुद्दीन खिलजी को मार देता है और मार करके दिल्ली रवाना हो जाता है। इस तरीके से जलालुद्दीन का कहानी खत्म होकर हम लोग पहुंचते हैं अलाउद्दीन खिलजी के पास। अलाउद्दीन खिलजी जिसका पद्मावती वाला केस हुआ था। ये जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की तरफ बढ़ा तो दिल्ली में बैठे हुए जलालुद्दीन खिलजी के घर वाले तो साथ नहीं बैठेंगे, ये बात जानता था। ये क्या किया, कड़ा मानिकपुर में जितना भी गोल्ड और सिल्वर जीता, उन सारे को रास्ते में लुटाता आया, जनता में बांटते आया। जनता खुश हो गए, फ्री फंड में इतना कुछ कर दे रहा है, जनता भी इसका सपोर्ट कर दी। इस बात से भयभीत होकर के जलालुद्दीन खिलजी की वाइफ और उसके बच्चे दिल्ली से भाग निकले और ये दिल्ली गद्दी में जाकर बैठ जाता है। अलाउद्दीन जब दिल्ली की गद्दी में बैठा तो ये एक्सपेंशन नीति को अपनाया, फैलना था इसे। तो पूरे अपने एक्सपेंशन नीति को दो भाग में बांट दिया, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया। तो पहले हम लोग नॉर्थ इंडिया को देखेंगे। नॉर्थ इंडिया के राजनीतिक अभियान को देखें तो पहला बार ही आएगा गुजरात का। गुजरात 1298 से 99 तक ये युद्ध लंबा खिंचाया, लेकिन ये अल्टीमेटली जीता है। यहां पर रूलर थे रायकर रूल कर रहे थे। ये अपने लोगों को भेजता, देखो बड़ा तेज चैनल था, कभी खुद नहीं जाता था जल्दी, वो अपने लोगों को भेजता था। लोगों को भेजा लूटने के लिए, अटैक करने के लिए। सोमनाथ मंदिर को लूटा गया। उस वक्त रायकर थे, रायकर तो भाग गए जान बचा करके देवगिरी की तरफ, और ये पूरा लूट मार किया। वहीं पर उसे खंबात के खाड़ी के पास एक हिंदू किन्नड़ मिलता है, इसका नाम था मलिक काफूर। इसे बड़ा पसंद आया मलिक काफूर, जिस कारण से ये मलिक काफूर को
अपने खरीद लेता, 1000 दिनार में खरीदा, ये 1000 दिनारी भी कहलाता है, खरीद लिया। आगे मलिक काफूर इसके लिए बड़ा काम का साबित होगा, इसका सारा जो अभियान है यही हैंडल करेगा। अब ये पहुंचता है रणथंभौर 1301 ईस्वी में। रणथंभौर में राजा हमीर देव का रूल चल रहा था। हमीर देव, राजा हमीर देव जो थे, उनके महल को 1 साल तक ये घेरे रखा, लेकिन कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि रणथंभौर का महल बहुत ही यूनिक क्वालिटी का है। इस तरह से अगर गेट है, दरवाजा है महल का, तो अगर दरवाजे को तोड़ना है तो आप बहुत सारे मूवीज में देखे होंगे, बड़े से लकड़ी को उठा के लाया जाता है, पेड़ को उठा के तोड़ के काट के लाया जाता है। बहुत सारे सिपाही पेड़ लेके दौड़ते हैं, दरवाजा में चोट मारते हैं और टूट जाता है। ठीक है, रणथंभौर का जो ये गेट था, उसके आगे रास्ता कुछ ऐसे बनता था। अब ऐसे स्थिति में लोग लकड़ी के पेड़ को लेकर दौड़ ही नहीं पाएंगे, रनवे उससे मिलेगा नहीं, दरवाजा टूट नहीं पाएगा। बड़ा यूनिक चीज था। तो यहां पर अल्टीमेटली ये हार मान जाता, लेकिन हमेशा घर का भेदी जो होता वही खतरनाक होता है। हमीर देव के एक प्रधानमंत्री थे रनमल। रनमल ये सुल्तान से जा मिला और पीछे का रास्ता बता दिया। पहुंच गया सुल्तान अपने सिपाहियों के साथ, इस पर अटैक कर दिया। रनमल के साथ मिलकर के हमीर देव मारे जाते हैं, और हमीर देव की वाइफ थी रानी रंगा देवी। रंगा देवी, और ये जो रंगा देवी थी, बहुत सारी राजपूती महिलाओं के साथ जोहर कर ली, यानी आत्महत्या कर ली। पद्मावत मूवी में जो कहानी दिखाया गया है, उसमें वो जोहर वाला सीन और इतना वीरता के साथ युद्ध लड़ने वाला जो सीन दिखाया गया, वो हमीर देव और रंगा देवी का ही था। अगला देखते हैं, आप पहुंचा भाई ये चित्तौड़। चित्तौड़ पहुंचता 1303 में। क्यों? पद्मावत नाम से एक रानी थी, और उनकी सुंदरता का कहानी बड़ा फेमस। नायाब चीज का शौकीन, मूवी में देखी होगी आप सभी। यहाँ के राजा थे राणा रत्न सिंह। राणा रत्न सिंह पर यह धावा बोलता है। कैसे? तो पहले तो 7 महीने तक घेराबंदी था, लास्टली राणा रत्न सिंह आत्मसमर्पण कर दिए यहाँ पर, और उसके बाद ये हमला कर देता है। हमला के बाद क्या हुआ, रंगा देवी वाला क्या स्कीम हुआ, इसके बारे में इतिहास में कुछ खास नहीं मिलता है। फिर ये पहुंचता है मालवा। मालवा में 1305 में अटैक किया, उसे भी जीत लिया। मारवाड़ जीता, जालोर, ये सब नॉर्थ इंडिया के, फिर बाकी छोटे छोटे राज्य जीत लेता है। अब पहुंचेंगे जो मेन जहां पे इसको फायदा होने वाला है, वो साउथ इंडिया। और साउथ इंडिया का सारा मसला मलिक काफूर के नेतृत्व में ही होगा। तो यहां पर साउथ इंडिया में पहला नाम आता है देवगिरी। जो कि वर्तमान के महाराष्ट्र में है। 1307 से 8 तक यहां पर हुआ। सुल्तान क्या किया, देवगिरी के रूलर रामचंद्र देव के पास भेजता है अपने लोगों को। रामचंद्र देव को हरा दिया जाता है। रामचंद्र देव क्या करते हैं, क्यों अटैक किया गया था? क्योंकि रामचंद्र देव को उस गुजरात के रूलर को सरेंडर अपने यहाँ शरण दिए थे, इसी कारण से। तो रामचंद्र देव को हरा दिया जाता है, उसे दिल्ली भेज दिया जाता है। ये क्या बड़ा डिप्लोमेट व्यक्ति था खिलजी। खिलजी जो है रामचंद्र देव के साथ एक अच्छा व्यवहार किया, उसे बहुत सारा उपाधि दिया, बहुत सारा उपहार भी दिया, और उसके बाद वापस भेज दिया। रामचंद्र देव मुरीद हो गया, कभी भी बगावत नहीं किया। अगला है भाई वारंगल। क्या है? वारंगल, जो कि वर्तमान में तेलंगाना में है। 1309 से 1310, यहां पर भी 1 साल का अभियान था। मलिक काफूर ही हैंडल कर रहा था। रूलर थे प्रताप रुद्र देव। वारंगल जब पहुंचा मलिक काफूर इन्हें हराने के लिए, प्रताप रुद्र देव युद्ध कुछ खास लंबा चला नहीं, अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन बादशाह को खुश करने के लिए रूल क्या बनता है कि प्रताप रुद्र देव अधीनता स्वीकार करेगा और एनुअल टैक्स देगा।
प्रताप रुद्रदेव जान रहा था खिलजी के अंडर आना, तो खुश रखो उसको। तो बहुत बड़ा ये सोना का मूर्ति बनवाया, जैसा आप बाहुबली मूवी में देखे होंगे। उसमें एक जंजीर था जिसमें कोहिनूर हीरा लटका हुआ था। ये गिफ्ट कर दिया किसे? खिलजी को। खिलजी के पास भेज दिया। इस तरीके से कोहिनूर वारंगल से पहुंचा है कहा? दिल्ली। अब ये पहुंच गया आगे पांडे राज्य। पांडे का राज्य का जो कहानी है वहां पर स्कीमी अलग है। यहां पर क्या हुआ, दो भाई थे। कौन कौन से? एक थे सुंदर पांडे, दूसरा था वीर पांडे। आपस में झगड़ा। सुंदर पांडे क्या किया, अपने भाई वीर पांडे के खिलाफ सुल्तान को बुला लेता है। सुल्तान को तो भाई मौका चाहिए था। ये वीर पांडे को मारा, सुंदर पांडे को भी मारा, वहां के सारे मंदिरों को लूटा और एरिया अपने अंडर कर लिया। तो आपस का लड़ाई हमेशा खतरनाक होता है। फिर आता है फिर से देवगिरी का कहानी। क्योंकि देवगिरी में 1313 में क्या हुआ, जब रामचंद्र देव वहां के रूलर मर चुके थे, मृत्यु हो चुका था, तो उसके बाद शंकर देव, जो कि उनका बेटा था शंकर देव, जय हिंद आदित्य, शंकर देव यहाँ का रूलर बन गया। और यहां पर शंकर देव रूल करने के बाद खिलजी डायनेस्टी चल रहा है आदित्य। यहां पर शंकर देव जब रूल कर रहा था तो ये बोला हम क्यों खिलजियों के अंडर रहेंगे, ये खिलजियों को टैक्स देना बंद कर दिया। इसी कारण से मलिक काफूर यहाँ पर आता है, शंकर देव को मार करके यहाँ के सारे मंदिरों को लूट के बर्बाद कर देता है। तो ये तो था भाई पॉलिटिकल इन्वेजन खिलजी का। लेकिन खिलजी का एक चीज बड़ा अच्छा था, उसका रूलिंग। तो रूलिंग में देखेंगे सबसे पहले क्या, सेंट्रलाइजेशन। खिलजी क्या किया, इंटायर अपने एरिया को सेंट्रलाइज करने की कोशिश किया और कर भी लिया। वो बोला रिलीजन को धर्म से अलग रखा जाए, तो उलेमा, अमीर, इन सबों को एकदम से साइड कर दिया अपने राजपाट के नामों से। पूरी तरीके से रूलिंग अपने हाथ में ले रखा था। दूसरा, जुडिशरी में एक अच्छा काम किया। जुडिशरी क्या किया, इसको अच्छा ही बोलेंगे समय के डिमांड के अनुसार, बहुत ही हार्ड कोर लॉ इंप्लीमेंट कर दिए। छोटे छोटे बात पर मृत्युदंड या अंग भाग दंड, मतलब अगर कोई व्यक्ति कुछ गलती करेगा उसके शरीर का कोई हिस्सा काट के अलग कर दिया जाएगा। कैसे होता था वो भी पता चलेगा आपको। आर्मी के लिए क्या किया, बोला परमानेंट आर्मी रखो, परमानेंट आर्मी, सैलरी के एवज पर। कोई फालतू का आपको ये नहीं देंगे कि जागीर देंगे, ये सब कुछ नहीं, सैलरी। और आर्मी का चयन कैसे, जाति धर्म के आधार पर नहीं, एलिजिबिलिटी के आधार पर, यानी योग्यता के आधार पर। यहीं पर यह शुरू करता क्या, दीवान ए आरिज। इसका मतलब सैनिकों का हुलिया दर्ज करवाना। फिर नगद वेतन देता था, कितना, तो किसी भी आर्मी को 234 टंका, उस वक्त का करेंसी का नाम था टंका, पर ईयर। और अगर घोड़ा रखा है तो उसमें ऐड कर लेना होता था 78 रुपीज। घोड़े में ये दागना शुरू किया, क्यों, तो देखो लोग क्या करते थे, आप जैसे कि 10 दोस्त हैं, 10 के पास ए बी सी डी ई, 5 ही मान के चलते, 5 दोस्त हैं, 5 के पास घोड़ा। जब ए के पास सैलरी लेने जाए तो ये बाकियों को एक घोड़े को भी ले ले, तो अपना 234 रुपया ले, प्लस टोटल इसके पास 5 घोड़ा हो गया, तो 78 इंटू 5 जो आए वो ले। ऐसे में, और ये फिर बी भी है स्कीम लगाए, सी भी, डी भी, सारे सिपाही यही करने लगे थे। तो बादशाह बोला यार समझ में नहीं आता, पैसा लेने के टाइम में इतना इतना बिल बन जाता है, युद्ध के मैदान में घोड़ा दिखता क्यों नहीं। ये दागना शुरू कर दिया, घोड़ों के ऊपर बारकोड लग गया, घोड़ा नंबर 1, घोड़ा नंबर 2, ऐसे करके लोहे के सरिये को गर्म करके उसमें दाग दिया जाता था। दूसरा, इकोनॉमिकल चीजों में क्या सुधार किया, तो ये बोला क्या, किसी के पास अगर बहुत अधिक पैसा है तो वो जब्त कर लिया जाएगा, ताकि बोलता था कि ना अधिक अमीर होना और अधिक गरीब होना दोनों विद्रोह को जन्म देता है, इसलिए किसी को ना अधिक अमीर होने देना गरीब। टैक्स के लिए क्या किया, सीधा बोल दिया कि ना हिंदुओं से 50% टैक्स,
मुसलमानों से 25% टैक्स। अब भाई ये तो गड़बड़ है, इतना इतना टैक्स में कोई दे दे तो बहुत मुश्किल है। जो नन हिंदू है इस 50% के अलावा और 4 टैक्स था, क्या? जजिया कर, जो नन हिंदुओं से मेनली नन मुस्लिमों से लिया जाता था। दूसरा खराज। तीसरा गृह कर मतलब हाउस टैक्स, जिसे आज हम लोग होल्डिंग टैक्स कहते हैं। और चरगाह टैक्स, अगर आप जानवर चराओगे तो उसका भी टैक्स देना होगा। मुसलमानों से क्या ले रहा था? धर्म के नाम पर जकात लेता था, जकात, ये धार्मिक टैक्स होता था। फिर बोला खुम्स। खुम्स क्या होता है? युद्ध जब होगा, राजा कहीं पर अटैक करेगा, कहीं पर लूट मार करेगा, तो युद्ध में जितना भी पैसा मिलेगा, जो भी धन दौलत मिलेगा, उसका 1/5 अपने आर्मी को देगा। पहले हाफ होता था आर्मी के लिए, अब 1/5 कर दिया। दूसरा, किसी भी हिंदू पदाधिकारियों को कोई विशेष अधिकार, मतलब हिंदुओं को कोई भी ना पावर अधिक लेने दिया, ना पैसा। जो हिंदू किसी आधिकारिक पद में थे उन्हें भी हटा दिया। बहुत अलग अलग तरह का स्कीम लगाया। लैंड मेजरमेंट का भी व्यवस्था लाया। अच्छा हाँ, खिलजी के बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि बाजार कंट्रोल करने पे बड़ा अच्छा दिमाग लगाया। बोला कि आर्मी को यार सैलरी देते हैं, सैलरी से काम नहीं चलेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो चीजों को सस्ता करवा। जो एसेंशियल कमोडिटीज है, जो आज हम लोग देखते हैं एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, यानी काला बाजारी नहीं कर सकते एसेंशियल कमोडिटीज का, इसे भारत में इंट्रोड्यूस करने वाला सबसे पहला व्यक्ति अलाउद्दीन खिलजी है। सीधा बोला कि एसेंशियल कमोडिटीज का रेट एक लिमिट से आगे नहीं, ऊपर नहीं जा सकता है। काला बाजारी पे एकदम से रोकता, बहुत कड़ा विधान। अगर कोई पकड़ा गया तो डायरेक्ट अंग भाग डांस, शरीर के भाग को काट के अलग कर दिया जाता था। फिर इसके अलावा कुछ अच्छा काम भी किया, जैसे मंडी, जैसे आज कृषि बाजार, बाजार समिति है ना, यानी एपीएमसी का स्कीम जो है, बोल सकते सबसे पहले यही लाया है, मंडी व्यवस्था। आप अपना माल, अगर खेती किए हो, अपना माल केवल और केवल मंडियों में बेच सकते हो, उसके अलावा कहीं नहीं बेच सकते। यानी भारत का पहला एपीएमसी इंट्रोड्यूस करने वाला व्यक्ति अगर भारत में कोई है तो अलाउद्दीन खिलजी है, नो डाउट। बड़ा मजेदार चीज लाया। इस मंडी को कहा जाता था सान ए मंडी, सान ए मंडी। वो कौन होता था? यहाँ का दरोगा, जिसे आज कमीशन एजेंट होता है, उसी टाइप से कुछ। फिर इंडिया का पहला एफसीआई खिलजी लिखा है। इसके टाइम पीरियड में बड़ा बड़ा अनाज गोदाम हुआ करता था, जिसमें इमरजेंसी में यूज हो सके इसके लिए अनाज को रखा जाता था। तो कह सकते हैं नो डाउट, अगर खिलजी के बारे में विवरण लिखना पड़े, खिलजी के बारे में, तो ये बात हम लोग बोल सकते हैं कि मॉडर्न विचारधारा से लैस था, जिसे सेंट्रलाइज कर देना। अच्छी चीजों का अगर बात करें तो इंडिया का पहला एफसीआई का गोदाम लाना, इंडिया का पहला एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लाना, इंडिया का पहला आप बोल सकते हो कि एपीएमसी व्यवस्था लाना। ये खिलजी सबसे पहला व्यक्ति था भारत में जो ये सब लेके आया। तो ये तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, काम बहुत सारा खराब भी किया तो कुछ अच्छा भी किया मॉडर्न आइडिया पर। तो ये था बाबू खिलजी के बारे में। इस लेसन में इतना ही था। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग नेक्स्ट डायनेस्टी को देखेंगे, खिलजी के बाद वाले कहानी को देखेंगे, लोधियों के बारे में हम लोग देखेंगे, और भी बाकी डायनेस्टीज के बारे में, तुगलक, लोधी, सबों के बारे में देखेंगे। उस तरह से मुगल तक भी जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।